नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार चैनल और मैं हूं डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम खेत से थाली तक में। दोस्तों, अन्न केवल भोजन नहीं, जीवन का आधार है। किसान केवल अन्नदाता नहीं, हमारे अस्तित्व के संवाहक हैं और उपभोक्ता केवल ग्राहक नहीं, इस पूरी जीवन श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा है। इन्हीं तीनों अन्न, किसान और उपभोक्ता के संवेदनशील और सशक्त संवाद को केंद्र में रखकर आज का ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे धरती की सेहत, मिट्टी की उर्वरता, जैविक खेती, स्वास्थ्यवर्धक भोजन और हेल्दी लिविंग के उस व्यापक स्वर की जो आज के समय में केवल एक विकल्प ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता बन चुका है। हमारे साथ आज उपस्थित हैं दो ऐसी सशक्त समाज सेविकाएं जिन्होंने अपने कार्य और आत्मचिंतन से किसानों की समस्याओं, उनके समाधान और कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए एक सशक्त आवाज बुलंद की है। इनका व्यक्तित्व, कृषि केंद्रित सोच, प्रकृति के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का प्रेरक उदाहरण है। ये धरती, मिट्टी और जैविक जीवन शैली को केवल विचार के रूप में नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही हैं। किस प्रकार खेती और उपभोक्ता के बीच सार्थक संवाद स्थापित करते हुए मिट्टी और प्रकृति की सशक्त अभिव्यक्ति बनकर समाज में नई चेतना जगा रही हैं। तो आइए बिना देर किए स्वागत करते हैं आज की हमारी विशिष्ट अतिथियों का और आरंभ करते हैं ये विशेष संवाद खेत से थाली तक। मैडम सुमनजीत कौर और हमारे साथ हैं समाधि जी। सबसे पहले आप दोनों अपने व्यक्तित्व और अपने सामाजिक कार्यों के बारे में दर्शकों को बताइए। जैविक खेती और किसान हित के इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? जी, मतलब ये एक्चुअली जैविक खेती और ऐसे ही देख के शुरू नहीं हुआ। हम रोज़ खाना खाते हैं और हमारे थाली में खाना क्या आता है, ये सबसे ज़्यादा समझ में आता है वो किसान को आता है क्योंकि वो खुद उगाता है। लेकिन मेरे अपने जीवन यात्रा में जब कुछ पड़ाव ऐसे आए जहाँ पे कुछ सवाल उठे और कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई जिस घटनाओं ने इन सब बातों पर सोचना मजबूर कर दिया। तो बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, वो भी हम बातों में धीरे धीरे बताएंगे, बट छोटा शॉर्ट में बताए तो 2002 में माय मदर हैड अ हार्ट अटैक और उनको तुरंत डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए बोला। और फिर एक और ऐसे डॉक्टर मिले जो एलोपैथी के डॉक्टर है कि आप बाईपास मत करो, बॉटल गॉड जूस यानी लौकी का जूस शुरू करो जी। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहाँ से बीइंग एन इंजीनियर, मेरा सारा इंजीनियरिंग माइंड अभी इसमें चलना शुरू हो गया और वहाँ से फिर कि मैं क्या खा रही हूँ, हार्ट अटैक क्यों आया रहेगा, उसके पीछे क्या कारण है, इसका एक रिसर्च शुरू हुआ और फिर तब से एक बहुत लंबी यात्रा, रिसर्च, खोज, फिर उसके जवाब, उसके सवाल, फिर वापस जवाब, अलग अलग लोगों को मिलना, उन सवालों के जवाब और इसमें जो गैप है उसको भी समझना। ये करते करते एक लंबी सी यात्रा अभी भी चल रही है। कुछ जवाब मिले हैं जिन जवाबों पर मिलजुल के कार्य भी शुरू हुआ है, तो वो भी हम प्रोसेस में बात करेंगे जी। मेरी ये जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई है जी। जब मैंने देखा कि इतनी सारी, आज तक तो हमने ये सारी बीमारियां सुनी नहीं थी, जैसे कैंसर हो गया और लीवर खराब हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया, उसके कारण क्या है वो सोचने में मेरे को टाइम लगा कि ये क्यों हो रहा है। तो अल्टीमेट मैं उस रिजल्ट पे पहुंची क्योंकि हम जो फूड इंटेक कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसमें कितने केमिकल्स आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो ये सारी चीज़ बीमारियाँ जो हैं वो हमारे ऊपर नहीं आएंगी। जो हम फूड ग्रो कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, केमिकल्स हैं, तो वो केमिकल्स ही तो हमारी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमें फूड से ही अपने पेट को भरना है। तो जब फूड ही ठीक नहीं होगा तो फिर हम आगे अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के
बारे में सोचना शुरू किया था कि हम कैसे कर सकते हैं। जी, तो उसमें ये हुआ कि वो छोटी छोटी जैसे वेजिटेबल्स हैं हम जो डेली हम रूटीन में लेते हैं उसको मैंने अपने घर में ही ग्रो करना शुरू करा। जैसे बैंगन हो गया, लौकी हो गई, तोरी हो गई। फिर मैंने उसके टेस्ट को कंपेयर करा जो मार्केट में आ रही है, वेजिटेबल्स आ रही हैं, तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। क्योंकि जो हम घर में ऑर्गेनिक वे से कर रहे हैं तो उसका टेस्ट तो अल्टीमेट था। तो उससे मुझे लगा कि हम क्यों ना अपने, क्योंकि सबके घरों में सब जगह है, जिसके लिए क्यों ना टेरेस फार्मिंग स्टार्ट कर लें या हम अपने गमलों में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अवेयरनेस के ऊपर काम करना शुरू कर, लोगों को अवेयर करना शुरू कर ताकि हम छोटी छोटी चीज़ें तो घर में ग्रो कर ही सकते हैं। जैसे टमाटर है, इसको ग्रो कर लें। तो उसका जब लोगों ने ग्रो करा और देखा तो उसका रिजल्ट अच्छा आया। तो ऐसी छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं लेकर मैं आगे चल रही हूँ और लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि हम जो वेजिटेबल्स हैं वो हम खुद भी ग्रो कर सकते हैं। और किसानों की बात आती है तो किसानों को भी हम ये रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपना वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग करके उस कंपोस्ट को आप घर में ही तैयार कर लो, ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करके अपनी फसल को अच्छा बनाओ। चाहे अगर एक जैसे किसान अपने एरिया के वेस्ट है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके ये काम कर सकता है। एक तो ऑर्गेनिक हो जाएगी खाद और दूसरा क्या कहते हैं हेल्दी हो जाएगी। तो उससे हेल्दी फसल ग्रो होगी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अभी तो मैंने यही करने स्टार्ट करें कि हम अवेयर ही करते रहें लोगों को। जिस चीज़ के रिजल्ट मुझे अच्छे लगे वो मैं लोगों को बता दूँ। जी बिल्कुल। आज के समय में ऑर्गेनिक खेती की चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैविक खेती धरती, मिट्टी और स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है। ऑर्गेनिक खेती तो लाभकारी है क्योंकि वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखती है। और अगर हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ। जी यही है ना। जी तो इसके लिए जितना हो सकता है, जैसे हम लेडीज फ्री होते हैं है ना घर में कामों के साथ, क्योंकि आजकल इतना डोमेस्टिक वर्क नहीं है, तो मेरे को लगता है कि लेडीज को मिलके या अपने अपने घरों में थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक खेती जरूर करनी चाहिए क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आता है और हमारी हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे। एक तो हम बिजी रहेंगे, जी दूसरा हमने खेती करके हम नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। और एक हम उसको बिल्कुल फ्रेश फ्रूट भी ले सकेंगे और फ्रेश वेजिटेबल्स भी ले सकेंगे, है ना। तो वो देखने में भी अच्छी लगती हैं। और जब हम नेचर के साथ जुड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने के साथ क्या होगा कि हमें महसूस होगा कि कुदरत ने हमें कितना कुछ दिया है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी कुदरत के नजदीक करती हैं। आज के टाइम पे डिप्रेशन आ रही है, उसका कारण ये है कि हम खाली हैं, जी है ना। हम नेचर के साथ जुड़े नहीं है। जब हम नेचर के साथ जुड़ेंगे तो हम फ्रेश एयर में भी तो बैठेंगे। तो आधे से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। है ना। डिप्रेशन और स्ट्रेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो मैंने प्रैक्टिकल देखा है। समाधि जी, आपका क्या ख्याल है। तो पहले तो ऑर्गेनिक का मतलब है शुद्धता, प्योरिटी। और ये शब्द अभी थोड़ा बाजारू भी हुआ है। अगर उसका असली हम मीनिंग लेते हैं शुद्ध, तो शुद्ध अन्न पहले भी था, अभी भी हो सकता है, लेकिन अभी उसको ऑर्गेनिक क्यों बोलना पड़ रहा है। तो बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा पीरियड आया और अभी भी है जिसमें वह शुद्धता उसकी निकल गई है, क्योंकि हम नेचुरल साइकिल से निकलकर अननेचुरल साइकिल को ला रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स डालने पड़ रहे हैं। तो इसलिए वापस जो पहले ट्रेडिशनल मेथड से किसान खेती करता था, अपना उगाता था, खुद के लिए उगाकर खाता था, आजू बाजू अपने बाजार में देता था, बाकी लोग लेते थे, वो साइकिल टूट कर अभी उसने फिर केमिकल्स डालना शुरू कर दिया। पेस्टिसाइड क्यों डालने पड़े, तो उसको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, फिर ज्यादा प्रोडक्शन क्यों करना पड़ा, उसकी भी एक हिस्ट्री है, काफी लोग जानते हैं। तो लेकिन अभी ऑर्गेनिक और जैविक खेती बोल के जो किसान खेती कर रहा है, तो मैं तो कहूंगी कि ऑर्गेनिक भी न बोलते हुए वो खेती कर रहा है प्रकृति के साथ जुड़कर और प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करते हुए वो खेती करे। वो जैविक है, वो प्राकृतिक है और उससे आया हुआ अन्न डेफिनेटली न्यूट्रिशियस होगा क्योंकि वो प्रकृति के साइकिल से आया हुआ है। और शहरों में हम खेती तो नहीं कर सकते, तो उसको छोटे रूप में हम टेरेस गार्डन, किचन गार्डन बोलते हैं, जैसे सुमन जी ने कहा। तो वो तो करना ही चाहिए, तब पता भी चलेगा कि एक किसान खेती करने में एक टोमेटो भी उसको
उगाने हैं तो कितनी मेहनत लगती है, और फिर उसका मिट्टी से जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, तो पांचों तत्वों से वो भी जुड़ा हुआ होता है। अगर हम भी टेरेस गार्डन भी करते हैं, किचन गार्डन भी करते हैं शहर में, जो खेती का ही छोटा स्वरूप है, तो वहाँ भी वो पंच तत्वों से जुड़ जाता है, और नेचर से जो भी जुड़ता है वो सबसे बड़ा हीलिंग है, जो आज कट ऑफ हुआ है और बाकी यांत्रिकीकरण में आया है। तो जैविक होना आंतरिक और बाहर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल लिविंग प्रोसेस है जिससे हम दूर हुए हैं, और वो दूर हुए इसलिए डिसीजेस हैं। जब हम वापस जुड़ेंगे तो शुरुआत हम अपने अन्न से कर सकते हैं, अन्न को पाना, अन्न को, जैविक अन्न को, और या खुद उगाना। आज किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं। बड़ी लागत, मौसम की अनिश्चितता, बाजार की समस्या और जागरूकता की कमी। आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे संभव है? जी, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अपने सामने रखा है, और ये सभी के मन में भी है। मैं पिछले तकरीबन 22-23 साल से इसी सवालों को लेके अपना मनन चिंतन रिसर्च कर रही हूँ। मुझे जो इसके जवाब समझे वो मैं सामने रखना चाहती हूँ। एक तो ये जो भी अभी स्थिति है, ये अचानक नहीं आई है, ये ग्रेजुअली बढ़ते गई, और उसका कारण कहीं तो मुझे लगता है हम वापस खुद से दूर होते गए, नेचर पर का विश्वास हमारा कम होते गया, और विश्वास पैसे पे ज़्यादा आ गया। तो जहाँ मनी सेंट्रिक इकोनॉमी ज़्यादा फोकस हो गई, जो किसी ने भी हमारे ऊपर ला दी हो, या मनी से ट्रस्ट की तरफ हमको लेके गए कि मनी इज सिक्योरिटी, ये जिसने भी हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से वो चीज़ें आई, कंट्रोल के लिए, पावर के लिए, या बाजार उनको चाहिए करके, तो उस वजह से जो मनी सेंट्रिक इकोनॉमी आई, जिस वजह से ओवरऑल ये सारा इम्पैक्ट दिखता है, और वही मनी सेंट्रिक फोकस से कंज्यूमरिज्म बढ़ा, क्योंकि सब पैसे से आने लगा, यानी उपभोक्तावाद। तो उपभोक्तावाद बढ़ने पर लोगों के अनकंट्रोल्ड चीज़ों का उपभोग करना, सही चीज़ से उन चीज़ों का करना, और वो नहीं चाहिए तो भी चीज़ें खरीदना, लाना, और फिर वापस उसका रिसाइकलिंग पता नहीं, मतलब जो चीज़ खरीदते हैं वो चीज़ें वापस ज़मीन में भी नहीं जा पाती। ऐसी सारी चीज़ें भी बहुत सारी बाजार में आने लगी। तो एक जो नेचुरल साइकिल है, जिसमें चक्रीयता, ये निसर्ग का नियम है, जो चीज़ निसर्ग से, प्रकृति से आती है वो वापस प्रकृति में जाती है। लेकिन मानव ने इस पूरे साइकिल में अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज़ें भी लाई जो सुविधा के लिए, कंफर्ट्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो वापस प्रकृति में नहीं जा सकती, रिसाइकल नहीं हो सकती है, वो पूरी अंदर प्रकृति में शामिल नहीं हो सकती। तो वहाँ कचरा, मतलब ये सब अनकंट्रोल होने लगा है, तो ये बढ़ते जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आज क्लाइमेट चेंज ही ऐसे ही नहीं आया, जितना हम इन चीज़ों का उपभोग बढ़ाया और कचरा बढ़ते गया, या चीज़ें कंजर्वेशन से निकल कर डिस्ट्रक्शन, मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं जा रही है। तो रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि मनी इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले ट्राइब्स रहते थे, आदिवासी, तो वो पेड़ भी तोड़ते थे तो पहले क्षमा मांग के प्रार्थना करते, फिर तोड़ के लेते थे, और एक तरफ पेड़ आते भी थे या वो लगाते भी थे, और उतने ही पेड़ लेते थे जितनी जरूरत है। उनका जरूरी भी उनकी उतनी नहीं थी। अभी हमें चाहिए होती है एक चीज, लेकिन हम लाते हैं 10 चीज, और वो एक्यूमुलेट होके रखती है। ये सारा जो एक्यूमुलेशन है, ये सारा प्रकृति पर भार है, और हमारे क्लाइमेट पे भार है। फिर उसका असर क्लाइमेट चेंज और फिर किसान पे डायरेक्ट पड़ता है। फिर अनियमित बारिश आना, या ज्यादा ठंड अचानक कभी भी पड़ना, ये सारा प्रकृति का साइकिल अभी खराब हुआ है। तो ये इसका इम्पैक्ट किसान पे सबसे पहले, और डेफिनेटली वो हमारे ऊपर भी आ रहा है। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट है। वापस जाना है तो इसमें सभी को वापस जाना है। तो किसान को हम सपोर्ट करते करते, उसको सहयोग करते करते खुद उस साइकिल में कैसे आए, उसको उस साइकिल में वापस कैसे लाए जो पहले था, और फिर हम उस साइकिल में अलाइंड होते होते हम वो बैलेंस ला सकते हैं। बट अभी हम बहुत दूर आए हैं, बट ठीक है, कहीं ना कहीं हमें शुरुआत तो करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स तो लेने हैं। जैसे सुमन जी ने कहा कि मैं खेती तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में पौधे लगा के, अपने जितना बाहर का केमिकल वाला कोरिएंडर या वो खाने से अच्छा है, मैं घर में कुछ तो उगा लूँ, और वो अपने पास टाइम है
तो वो इस्तेमाल करती है, जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, पंच तत्व से भी कनेक्ट होती है। मिट्टी से आपका आधा हीलिंग होता है, बोलते हैं विटामिन B12 वगैरह तो मिट्टी में ही होता है, तो वो हम करना शुरू कर सकते हैं। और किसान को हम सपोर्ट करें, यानी किसान को हम अपना फैमिली फार्मर बना के काम करें, तो ये चीज़ और आसानी से, और उसको क्लाइमेट चेंज में जो भी दिक्कतें आती है उसमें कंज्यूमर उसके साथ खड़ा रहता है, तो ये वापस अलाइनमेंट में धीरे धीरे जाना शुरू हो सकता है। इसके साथ मैं ऐड करूंगी कि आजकल देखो कितनी क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, उसके कारण है ना, फ्लड्स आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। तो उसके उसके कारण क्या है कि हमने नेचर को कहीं ना कहीं तो खराब करा ही गया ना। तो खराब करने के से क्या हुआ, रिजल्ट उसका इम्पैक्ट किसान के ऊपर गया, लेकिन वो दिख नहीं रहा किसी को, वो विजुअल नहीं हो रहा, सामने आ ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। उसके लिए हम कर रहे हैं प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हम 1 लाख प्लांट्स लगा देंगे, 2 लाख लगा देंगे, है ना। तो लगा रहे हैं, अच्छा लगाने के बाद भी क्या हो रहा है कि उसकी केयर नहीं हो रही है, तो समस्या तो वहीं की वहीं है। उसकी समस्या जब वहीं की वहीं है तो उसके रिजल्ट तो आएंगे जब सभी लोग जागरूक होंगे। उसके लिए हमें ही चेन बनानी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा कि जो इसको चेन को बनाएगा, और हम इस चेन को बना के ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके, मुझे लगता है छोटे स्टेप्स ही हमारे बड़े स्टेप्स हो जाएंगे। तो चेन का मतलब मुझे ऐसे लगता है, ऐसे कम्युनिटीज, ऐसे ग्रुप्स, जैसे आपका भी क्लब, आपने बोला कि आपका एक पूरा कम्युनिटी है जो मिलजुल के करता है, ऐसे जब बढ़ेंगे जागरूक लोग और उनकी कम्युनिटीज बढ़ेगी जो एक दूसरे को और किसान को और प्रकृति को सपोर्ट करेगी, तो फिर चांस वापस हम उस साइकिल में बैठना शुरू हो सकते हैं। जी, इतने ब्रिजेस बना दिए हमने, लेकिन क्या हमने उतने प्लांट्स लगाए हैं? पहले कितने पेड़ होते थे, जैसे आपने अभी बताया कि आदि मानव जो थे वो पेड़ एक भी काटते थे तो प्रेयर करते थे, माफी मांगते थे, और साथ में 2-3 पेड़ और लगा देते थे। लेकिन उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, हम बस बना रहे हैं, कर रहे हैं, नेचर को खराब कर रहे हैं। जैसे अब मैंने एक छोटा स्टेप लिया कि अपनी ही कॉलोनी में वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग करने के लिए लोगों को अवेयर कर रही हूँ। इसको आप वेट को अलग कर दो, ड्राई को अलग कर दो, इतना तो कंट्रीब्यूट कर दो अपने इसमें। हाँ, जब ये छोटे छोटे स्टेप्स होंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे। लेकिन मानव को आज जागरूक होने की जरूरत है। किसान की समस्या केवल खेत तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। खेत से थाली तक की इस यात्रा में किसान और उपभोक्ता के बीच संवाद कितना आवश्यक है? आपके प्रयास इस दूरी को कम करने में किस प्रकार मदद कर रहे हैं? वापस मैं कहूँगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मेरी सारी यात्रा तो यहीं से शुरू हुई। जी। जब मेरा डिगिंग आउट यानी रिसर्च शुरू हो गया कि ये सब चल क्या रहा है, तो पहले यही आया कि ये सब मतलब मेरे थाली में आ रहा है, ये खाना आता कहाँ से है। पहला जवाब आया मार्केट से आता है। तो मार्केट में कहाँ से आता है, तो मार्केट में किसान आते हैं, लेकिन क्या मैं देख पाती हूँ क्या उन किसानों को? नहीं। मार्केट से कोई दलाल या एजेंट्स होते हैं जो किसानों से लेते हैं और वो बेचते हैं, और रिटेलर्स जो या ग्रोसरी वाले या होलसेल में लाके वो ठेले वाले वो बेचते हैं। तो कभी भी एज ए कंज्यूमर मुझे कभी भी मालूम नहीं पड़ता था कि ये आ कहाँ से रहा है। मतलब मैं अगर पूना में रहती हूँ तो ये क्या पुणे से पुणे के फार्मर से आया है या ये कहीं और से। फिर रिसर्च में और भी पता चला कि गेहूं तो पंजाब से भी आता है। मतलब मैं हूँ पूना में और वो ऑल द माइल्स ट्रैवल करके वहाँ पे भी आता है, क्योंकि ट्रैवल से भी ज़्यादा कॉस्ट और बिजनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जहाँ जिसको जो मार्केट मिलता है वो वहाँ पे सेल करता है। आजू बाजू के किसान कितने पहुँचते हैं, और दलाल लोगों की अपनी एक लॉबी होती है जो किसानों का इकट्ठा माल खरीदते हैं, सेल करते हैं। तो ये सारा एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ कि जिसमें किसान कौन है समझ में नहीं आता, किसान को कितना रेट जाता है वो समझ में नहीं आता एज ए कंज्यूमर, प्लस उसने कैसे उगाया वो मुझे कभी समझ में नहीं आता। तब मेरा इनफैक्ट मेरी यही यात्रा और आगे बढ़ी कि मुझे तो किसान को ही मिलना है सबसे पहले, और किसान से लेना है जो भी एटलीस्ट मेरे थाली में जो मुझे चाहिए। फिर अकेले की तो 1 किलो 2 किलो में मंगा नहीं सकती थी। मतलब मैं पहले अपनी बताती हूँ, तो मुझे लगता है मैं कंज्यूमर हूँ और सभी कंज्यूमर्स की यही दिक्कत भी है। तो एज अ कंज्यूमर कोई चाहे भी कि ऑर्गेनिक या जैविक या प्राकृतिक किसान से डायरेक्ट ले तो नहीं ले सकते, बट मैं एफर्ट्स लेते गई, कहाँ से किसान है, कहाँ उगाता है, उसको मिलना।
फिर उससे कुछ चीज़ें लाना, फिर पता चला कि 1-2 किलो तो वो मुझे भेज नहीं सकता या उसके लिए मैं इतना दूर जा नहीं सकती। फिर मुझे लगा चलो फिर एक कहीं एक पॉइंट बनाते हैं या एक खड़ा रिटेल एक शॉप भी टाइप एक सेटअप कर देते हैं जहाँ और मेरे साथ 20-50 लोगों को मिले। तो फिर मुझे सप्लाई चेन की एक क्लैरिटी आई कि जो भी लोग ग्रोसरी शॉप में बेचते हैं और मेरा ऑर्गेनिक शॉप, फिर उसमें सारे डायनामिक समझ में आने लगे। एज अ कंज्यूमर भी मैं देख रही थी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी कितनी कितनी दिक्कतें हैं कि अलग अलग जगह से फार्मर है वो वहाँ एक सप्लाई चेन को भेजेंगे यानी मेरे हमारे शॉप तक और हमें कंज्यूमर तक। अभी कंज्यूमर को पता नहीं कि ये वाकई में ऑर्गेनिक बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, तो उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं। तो कैसे किसान उगाते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन, सप्लाई चेन की क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी फिर मेरा स्टडी रहा, और एज अ कंज्यूमर भी और एज अ रिटेलर शॉप भी। और कंज्यूमर यानी मैं उपभोक्ता होते हुए मुझे कहाँ से लेना चाहिए, तो चलो मेरा शॉप था लेकिन कोई दूसरा कंज्यूमर मेरे पास क्यों आएगा, कब आएगा, ये भी काफ़ी कंज्यूमर से बात करते करते वो ट्रस्ट बिल्ड करना हुआ। ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद एक नाता शुरू हुआ, तब मुझे पता चला कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग करना उसके लिए कनेक्शन बिटवीन फार्मर टू कंज्यूमर ये होना ही चाहिए, तभी जाके वो ले सकते हैं। अगर मुझसे भी लेना है तो मैं क्यों कहाँ से लाती हूँ कैसे देती हूँ ये जब उनको मैं पूरा बताती हूँ डिटेल में, तब जाके वो हमारे यहाँ आके ले जाते थे। फिर हम उनको फार्म विजिट्स भी करवाते हैं कि ये इस फार्मर से आया है, आप उस साइड जाओगे तो पक्का उनको मिलना। तो ये हमने काफ़ी रिलेशनशिप जब बिल्डिंग शुरू किया, जिसको अभी लोग फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट करके हर चीज़ बाजार बनती है। मैं उसको कहूँगी कि मेरा अन्न जहाँ से भी आता है वो किसान मुझे मालूम होना चाहिए कि वो मेरा अन्नदाता है, मुझे उसके प्रति धन्यवाद होना चाहिए, उसको धन्यवाद बोलना भी चाहिए, और उसके कोई भी चैलेंजिंग टाइम में मुझे एज ए कंज्यूमर उपभोक्ता उसके साथ खड़ा रहना है, तो मुझे मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए फार्मर एंड कंज्यूमर का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज लोगों के पास उतना समय नहीं है, बट मुझे लगता है ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये अगर हम रख पाते हैं तो निश्चिंत होकर हम खाना खा सकते हैं। नहीं तो आज लोग ऑर्गेनिक शॉप से उठा के लाते हैं लेकिन सोच सोच के कि अरे वाकई में ऑर्गेनिक है क्या, इतना महंगा पैसा दे के लाया, पता नहीं क्या है, ये सब हो जाता है। जैसे समाधि जी कह रहे हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, जी तो इसके लिए सर्टिफाइड शॉप से नहीं चाहिए। सर्टिफाइड होने से ये होगा कि हमें एटलीस्ट रहेगा पता कि ये सर्टिफाइड शॉप है तो हम यहाँ से ले सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं, और खाते हुए भी हम थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे कि हमने अच्छी शॉप से लिया है। अभी सर्टिफिकेशंस भी होते हैं लेकिन सर्टिफिकेशन एजेंसी भी आज इतनी रिलायबल नहीं रही है। सर्टिफिकेशंस भी काफ़ी ऐसे ही दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर। उसके भी अलग फैक्ट्स है, कुछ ही होते हैं जेन्युइनली सर्टिफाइड होते हैं, वो जेन्युइन होते हैं। तो सर्टिफाइड शॉप हो गया तो हम निश्चिंत तो हो जाएंगे। सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन है वो है आंखों देखी, खुद से देखा हुआ, खुद से सुना हुआ एंड रेफरल। अगर मतलब आपका मेरे ऊपर विश्वास है और आपको पता है कि मैं जाके मिलती हूँ, तो आप पहले इनिशियली मेरे ऊपर रखना। ऑफकोर्स मैं भी चीट कर सकती हूँ लेकिन आप ओवरऑल मुझे देख पाते हो, तो रेफरल अभी फिलहाल ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन क्योंकि सर्टिफाइड शॉप होके भी मैंने भी देखे कितने शॉप शुरू होते हैं और फिर ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिलती, तो बहुत बार वो कुछ भी चीज़ें लाने के चांसेस होते हैं अगर उनके खर्चे नहीं निकलते हैं, बट ऐसे सारे नहीं होते। तो जेन्युइन शॉप को ढूंढने के लिए आपको एटलीस्ट ये तो हमें थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा कि जो शॉप चला रहा है, जिसको हम सर्टिफाइड ना बोले लेकिन जो शॉप चला रहा है वो कहाँ से मोटिवेट होके काम कर रहा है, उसकी उसकी बैकलिंकिंग क्या है और वो कैसे करता है। अगर वो आप उसको सवाल भी पूछो कि भैया ये आपने कहाँ से लाया, इसको मिले है क्या, इस फार्मर का नाम क्या है, तो एटलीस्ट उसको सवाल तो पूछने चाहिए, उसको उसने बताना भी चाहिए कि ये जो आप ले जा रहे हो ना चावल, ये हमारी इस किसान से आया हुआ है। उसने ये बताने की उसकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी एटलीस्ट इतना पूछे और थोड़ा एक स्टेप आगे तो जाना भी चाहिए कि उस फार्मर को धन्यवाद कभी ना कभी देना चाहिए फोन पर, या ताकि आपका ट्रस्ट आगे और क्लियर होगा। क्योंकि बाद में कुछ लोग स्टोरीज भी बना देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एप्रिसिएशन कॉल होनी चाहिए। हाँ मतलब आपको आपका फार्मर पता तो होना चाहिए। चलो आपके 50 फार्मर है वो आपको पता नहीं है, लेकिन आप कभी कभी उसके कुछ
ट्रायल्स तो लेने चाहिए उस जो वो सप्लायर्स तो के क्या हम उसके साथ विजिट भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। और ऐसे अभी हमारा मतलब हमने जिनको जिस शॉप्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, पूना में एक रुद्राणी करके शॉप है, वहाँ हम तो बोलते हैं कि हम जब भी जाते हैं या तो आप हमारे साथ आइए, हम डिक्लेयर भी करते हैं कि अभी हम इस फार्मर को मिलने जा रहे हैं, आप कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, या आप उस एरिया में जा रहे हो तो आप हमसे नंबर लेना जाना। इतनी ट्रांसपेरेंसी एंड बैक ट्रेसेबिलिटी हम रखते हैं। जो शॉप ऐसी ट्रांसपेरेंसी एंड बैक ट्रेसेबिलिटी देते हैं वो रियल सर्टिफिकेशन है, ऐसा मुझे लगता है। उपभोक्ता सीधे अन्नदाता से जुड़ता है, तभी विश्वास और जागरूकता दोनों बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। जी जी। आज का उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति पहले से अधिक सजग हो रहा है। ऑर्गेनिक फूड और हेल्दी लिविंग के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हेल्दी लिविंग की तरफ तो लोग जागरूक हो ही रहे हैं। अगर हम इसको हेल्दी लिविंग बनाना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होंगे तो क्या होगा, एटलीस्ट हम अपनी फैमिली के लिए तो जो मुझे लगता है हम अपनी फैमिली के लिए तो अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर ही सकते हैं ना। और हम वो कुछ ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए जहाँ पर हमें ट्रेनिंग मिल जाए कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, और कुछ फार्मर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है कि उनको हम थोड़े बहुत इस चीज़ के लिए अवेयर करें कि आप पेस्टिसाइड्स और यूरिया और डाई ना यूज़ करके आप इसको ऑर्गेनिक वे से कैसे ग्रो कर सकते हो, तो भी ये हमें सफलता की तरफ लेके जाएगा। हाँ जी, ये बिल्कुल सच है कि स्वस्थ भोजन केवल शरीर नहीं, पूरे परिवार और समाज के भविष्य को प्रभावित करता है। जो उपभोक्ता अभी जागरूक हो रहा है और उसकी जागरूकता उसे कुछ चीज़ों के ऊपर संकेत कर रही है कि मुझे अपना फार्मर पता होना चाहिए, किसान, तो उस किसान की तरफ वो जा भी रहा है और उसने जाना भी चाहिए किसान की तरफ। स्लो लिविंग मतलब इसमें शॉर्टकट नहीं हो सकता। मतलब एक फ्रूट होने को अगर 3 महीने 6 महीने लगते हैं तो वो लगते ही है। अगर हमें मई या जून में आने वाला आम मार्च या अप्रैल में खाना है तो ये हमारी लालच है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि मुझे लोकल सीजनल रीजनल खाना है जब जो सीजन में आता है, यही जागरूकता है। और उसके लिए मुझे स्लो डाउन होना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, पेशेंस रखना है तो रखना है। और इसी को कहते हैं नेचर के साथ यानी प्रकृति के साथ अलाइंड होना जरूरी है। जो उपभोक्ता की जो स्पीड है वो जब कम करते जाएगा, स्लो लिविंग में जाएगा, तो वो अपने स्वास्थ्य को पाता जाएगा। और समय तो उसे निकालना है, फिर क्रिएटिवली निकाल सकता है, वीकेंड है, टाइम है, तो घूमना पसंद करता ही है, चेंज चाहता ही है, तो वो फार्म पे जा सकता है। फार्म पे जाके फार्मर्स के साथ रुके, नदी का, पानी का, खेत का, हार्वेस्ट का, इन सब का आनंद लेते हुए अब मस्त फ्रेश होकर वापस शहर में आ सकता है। तो शुरुआत तो उसको धीरे धीरे नेचर की तरफ जाने की करनी ही होगी, ये मुझे लगता है। तो जागरूक जो वाकई में हुआ है वो ये स्टेप्स लेना शुरू भी किया है। मैं अभी काफी लोगों को जानती हूँ, उन्होंने ट्रांजिशन टू फार्मलैंड शुरू कर दिया है, भले वीकेंड या मंथ में एक बार या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में या पूरे साल में 3 महीने कहीं तो वो जाते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम द फार्म, ऐसे भी लोगों ने शुरू किया है। अभी हमारा ही एक बड़ा परिवार है, सहयोगी परिवार, जहाँ पे हम ऐसे फार्मर्स तक पहुंचने के लिए हम भी सहयोग करते हैं कि जहाँ आप जाके मस्त रुक सकते हैं, काम भी कर सकते हो, फैमिली के साथ भी जा सकते हो। तो मुझे लगता है यही संदेश है। महिलाओं की भूमिका इस पूरे क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण है, विशेषकर किचन गार्डन, पोषण और परिवार की स्वास्थ्य जागरूकता में? किचन की देखरेख है ना वो महिला ही करती है। अपने परिवार को संतुलित भोजन देना, पौष्टिक भोजन देना, ये महिला का ही कर्तव्य बनता है। जी, तो जब महिला इस चीज पे जागरूक होगी ना तो वो 100% वर्क करेगी कि मैं साफ सुथरा और अच्छा फूड बच्चों को दूं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो एफर्ट भी करेगी। तो वो अपने घर से शुरू कर सकती है, छोटे गमलों में सब्जियां लगा सकती है, जैसे भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, ये गमलों में लग सकते हैं। और टेरेस फार्मिंग भी आजकल बड़े हो रही है, घर में बड़े आसानी से नींबू लग जाते हैं। और अनार के बूटे हैं, फलों के जो फल हैं जैसे अंगूर है ना। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स लेके हम अपने घर में गार्डनिंग करके अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं और ताजी सब्जी का प्रबंध भी कर सकते हैं। निसंदेह नारी परिवार और समाज दोनों की पोषक शक्ति है, तो उसको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जसप्रीत जी, इसी कड़ी को मैं और आगे एक कड़ी जोड़ना चाहूंगी।
और थोड़ी सटल कड़ी है, सूक्ष्म लेवल की। पूरा प्रकृति, पूरी नेचर एक समतोल में चलती है। यिंग यांग, मेल फीमेल एनर्जी और इंटरडिपेंडेंट, सारा एक टुगेदरनेस में चलता है। बट अभी वो समतोल बिगड़ गया है और मदर नेचर हम बोलते हैं। हम मदर फादर नहीं बोलते, मतलब नेचर को हम फादर नहीं बोलते, नेचर को हम मदर बोलते हैं, माँ, यानी अगेन फीमेल एनर्जी। तो उसमें भी केमिकल्स डल गए हैं, तो वो भी असंतुलित हो गए हैं। तो मदर और फीमेल एनर्जी इटसेल्फ इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी मदर के रोल में है, उस एनर्जी तत्व में है, ऊर्जा के तत्व में है, उनका तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस तत्व का पूरा ख्याल रखूं, उस तत्व को कैसे उजागर करूं, उस तत्व की एनर्जी कैसे बढ़ाऊं। तो मदर का काम होता है अच्छा खाना पकाना और बच्चों को खिलाना। फिर अच्छा क्या, तो अच्छा मतलब शुद्ध अन्न जिससे स्वास्थ्य हो। फिर उसमें भाव भी जाते हैं, तो वो भाव से बना हुआ, शुद्धता से आया हुआ खाना बनाना और वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाना। तो वो शुद्ध अन्न पाने के लिए वो या तो किचन गार्डन करे जितना भी समय मिलता है, या सही किसान से जुड़कर वहाँ से ले आए। और किसान भी अपनी खेती करता है, तो उसमें जितना मैंने देखा है ऑलमोस्ट 70-80%, 60-70% काम महिलाएं करती है। बीजों को, या बहुत सारा मल्टीटास्किंग होता है किसान के खेत में, तो वहाँ भी वो महिला बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो गांव की महिलाएं भी वापस कैसे सुरक्षित हो, उनको भी हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जो अपने हस्बैंड को, मतलब पति को यानी किसान को पूरी तरह से सपोर्ट करे। ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी उनकी हो, उनका इकोनॉमिक्स यानी उनकी आर्थिक भी ज़रूरतें हम एज अ उपभोक्ता सही तरीके से दाम दे के पूरा करें। तो मुझे लगता है महिला का वह रोल भी सही तरीके से निभाना शुरू होगा, और उससे जो पूरे समाज को और प्रकृति को बेनिफिट है वो भी मिलना शुरू होगा। सामाजिक संस्थाएं और उपभोक्ता दोनों मिलकर किसानों के हित में कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं? आप इससे जागरूक करवाना चाहेंगी समाधि जी? तीनों भी मेन स्टेक होल्डर्स है, किसान, सामाजिक संस्थाएं और उपभोक्ता मैंने कंज्यूमर्स। इन तीनों को मिलके ही काम करना है। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें किसान अकेला नहीं कर पाता, जो उसको सामाजिक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होती है। खेती के लिए पानी है, बिजली है, या बाकी भी कोई उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियली चाहिए या टेक्नोलॉजी वाइज चाहिए, तो वो उसको अकेला नहीं कर पाता। तो उसको भी अपना एक कम्युनिटी बनाना है, जैसे आजकल एफपीओज होती है, और उनको सपोर्ट करने वाला, ट्रेन करने वाला कोई अच्छी सामाजिक संस्थाएं होती है। जैसे आज इंडिया फॉर सेफ फूड एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी बीज आते हैं उसको रोकने का काम करती है। और जिस वजह से आज हमारे प्लेट में उतने जीएम सीड्स का खाना नहीं आया है, तो ये बहुत बड़ी संस्था ने रोक के रखा है इन सारी चीज़ों को, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उपभोक्ता भी जरूरी है। अभी उपभोक्ता, जैसे हमने भी पुणे में अन्नदाता सेफ फूड मूवमेंट, सिटीजन्स मूवमेंट फॉर सेफ फूड की थी, जिसमें सारे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स खुद ही इकट्ठे होते हैं, वॉलंटियरिंगली भी इकट्ठे होते हैं। वो किसानों को अलग अलग जगह स्पॉट देते हैं और उनको फार्मर्स मार्केट देते हैं। ऐसे भी बहुत प्रयोग पुणे में या बहुत सारी जगह, आज पूरे भारत में भी ऐसे मार्केट चलते हैं। कुछ वॉलंटियर बेस्ड होते हैं, कुछ थोड़े से कमर्शियल होते हैं, या ज़्यादा सेवाभावी संस्थाएं करती है। तो किसान, सेवाभावी संस्था और कंज्यूमर, ये तीनों का भी रोल है। और तीनों जब इकट्ठे एज अ कम्युनिटी, एज अ परिवार एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो एक वापस सिस्टम खड़ी होगी, जिस सिस्टम से विन 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 सभी एक खुशहाली मॉडल तक हम पहुंच पाएंगे, और सभी के प्लेट में सुरक्षित यानी विषमुक्त अन्न, नेचुरल प्राकृतिक अन्न आ सकता है, या हम सभी को मिल सकता है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो छोटे छोटे कैंप्स लगा सकती हैं, सेमिनार्स लगा सकती हैं। इको सीख एक संस्था है, वो भी जगह जगह पे जंगल लगा रही है, क्योंकि जंगल अब खत्म होते जा रहे हैं। संस्थाओं के सहयोग से हम फेस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर चढ़ती कला क्लब के अंडर इको दिवाली फेस्ट लगाया था, क्योंकि दिवाली पे लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो उसमें हमने अवेयरनेस के लिए ही इको फ्रेंडली सारे स्टॉल्स लगाए थे और उसके थ्रू लोगों को अवेयर करा था।
सामूहिक प्रयास ही किसानों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। अंत में किसानों, युवाओं और उपभोक्ताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वे प्रकृति, मिट्टी और स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशील बन सके? मुझे लगता है कि संदेश से भी ज़्यादा ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हर पर्सन स्वस्थ रहना चाहता है। किसान है, युवा है, उपभोक्ता है और तीनों महत्वपूर्ण है। किसान को अपने स्वास्थ्य के लिए पहले खुद के लिए तो प्राकृतिक खाना उगाना है और खुद के लिए तो खाना ही है। हालांकि आज के किसान नहीं कर पाते, वो उगाते हैं, बेचते हैं और खुद के लिए सब्जियां भी नहीं उतनी उगा पाते, बाहर से खरीद के लाते हैं और जो भी वो फार्मिंग करते हैं वो सेल करते हैं, जिसका उसको रेट भी नहीं मिलता, तो उनके इकोनॉमिकल कंडीशन भी फिर डाउन हो जाती है। लेकिन किसान पहले खुद के लिए भी सारी सब्जियां, फल, जो भी ग्रोसरी है वो धान उगाए या मिलजुल के भी करे और फिर उससे बनाए हुए प्रोडक्ट्स है, उत्पाद हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पहले अचार बनते थे, पापड़ बनते थे, ये सब चीज़ें गांव की वही महिलाएं मिलजुल के बनाए, जो कम्युनिटी लिविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और वो खुद के लिए भी और जो फिर बाकी लोगों के लिए, सपोज शहर की महिलाओं के पास समय नहीं है तो वो इन किसानों के ग्रुप से हैंडमेड इन प्रोडक्ट्स से, जहाँ उनको पता है कि ये हमारा फैमिली फार्मर है, उन्होंने देखा हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं। तो किसान इन्हीं चीज़ों से अपना इकोनॉमिकल कंडीशन भी बढ़ा सकता है। यानी आलू अगर हम वो 10 रुपए को बेचता है, लेकिन आलू के वो अच्छे से वेफर्स, चिप्स जो अपने घर के लिए भी बनाता है और थोड़े बनाए और हमारे जैसे लोगों से उनकी फैमिली फार्मर की एक अच्छी कड़ी बनी हुई है, तो वो बोल देगा कि ये मेरी ही फैमिली है, मैं आपके लिए भी, मैं मेरे लिए 2 किलो बनाता हूँ, आपके लिए और 2 किलो बना दूंगा, तो हम वहाँ से खरीद सकते हैं। तो उपभोक्ता जब डायरेक्ट किसानों से, जैसे पहले वो उनके दादा दादी, नाना नानी घर पे बनाते थे या परिवार बनाता था, अब वो सब स्कैटर्ड हो गया है, तो वो इन किसानों के परिवारों से मिलकर ले सकता है। और युवाओं के लिए मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें लाइवलीहुड या करियर को देखने की। ऐसे लाइवलीहुड जो उनको बहुत स्ट्रेस देते हैं मेंटल, जैसे आईटी का जॉब है तो सिर्फ ब्रेन का ही इस्तेमाल होता है और उंगलियों का होता है, बाकी बॉडी का कोई पार्ट एक्टिव ही नहीं रहता। लेकिन किसानी, खेती, ये या हेल्थ, ये ऐसे सारे फील्ड हैं जिसमें उनको भी सेटिस्फेक्शन आएगा, किसान की खेती भी बचेगी। तो आज के युवा इसको लाइवलीहुड ऑप्शन अच्छे से देख सकते हैं। और भले आईटी में बड़े पैकेज मिलते हैं, इसमें पैकेज ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ उनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य तो ऐसे अच्छे काम करने से ही उनको मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। वो खेत में जाएंगे तो उनको भी वहाँ पर स्वास्थ्य मिलेगा। तो मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का युवा जो शहर में रुकते हैं वो कर सकते हैं किसानों के साथ जुड़कर। तो ऐसे चीज़ों से युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने करियर को इसमें देखने के लिए। और गांव के युवा भी इसमें कर सकते हैं, शहर के युवा मिलजुल के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एक शहर में भी कोऑर्डिनेटर चाहिए, गांव में भी चाहिए, और ये आपस में अपना स्ट्रेंथ्स एक्सचेंज करके भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है तीनों भी महत्वपूर्ण है। और वो स्वास्थ्य के रिलेटेड आज आज वैसे भी 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हेल्थ सबसे बड़ा इशू है, हेल्थ है, अच्छा खाना है, जो खाने से ही हेल्थ आती है, और हमारा ओवरऑल पारिवारिक संबंध। तो नेचर्स के साथ कनेक्ट होंगे, किसान के साथ होंगे और उपभोक्ता भी इनसे जुड़ेगा, तो एक अच्छा परिवार बनेगा और यही परिवार स्वास्थ्य भी लाएगा और प्रकृति को भी संवर्धित करेगा। युवा को या किसान को या उपभोक्ता को जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो स्कूल में एक पीरियड एक जरूर होना चाहिए खेती बाड़ी का। जैसे पहले हम छोटे होते थे तो उस टाइम होता था एनएसएस, तो उसमें ट्रेनिंग दी जाती थी खेती बाड़ी की। तो जो खेती बाड़ी की दी जाती थी तो उससे ये होता था कि हमारा हम कनेक्ट होते थे नेचर के साथ। और उसमें से कई बच्चे, क्योंकि हर बच्चा तो किसान ही बनेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो लेकिन वो इंटरनल जो होगा वो अपने नेचर के साथ जुड़ा होगा। अगर हम ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग सेक्शन स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो और यूनिवर्सिटीज में हो, तो हम अपनी मदर अर्थ के साथ जुड़ सकते हैं और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर वो अपनी जॉब भी करे तो जॉब के साथ साथ वो अपने घर में खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। उसमें और भी मतलब और एक पहलू को प्रैक्टिकल लेवल पे देखे कि युवा भले आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी में है, तो भी वो इसको प्रोफेशन नहीं भी देखे तो भी वॉलंटियर तो कर ही सकते हैं किसान के साथ।
तो भी युवाओं के लिए ये रिफ्रेशिंग है, रिजुवेनेटिंग है। और भले अभी उनको लग रहा है कि मेरे ये वाले प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है और वहाँ उनका ज़्यादा रुझान भी है, तो भी वो प्रकृति से जोड़ने वाला पार्ट जो है, जुड़ने वाला पार्ट, वो कायम रख सकते हैं बाय आइदर वॉलंटियरिंग या फार्म विजिट्स या बाय सम और अदर वे कनेक्टिंग विद द फार्मर्स। तो युवा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। युवा है, फैमिलीज है, परिवार है, वो सारे बहुत महत्वपूर्ण रोल है उनका भी यहाँ आता है। आपने आज के इस संवाद के माध्यम से किसानों, उपभोक्ताओं और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।